Okay, so today we want to see inductance of a solenoid. In the last session हम लोगों ने inductance, self inductance क्या होता है देखा था, and in the previous lectures solenoid क्या होता है हमने ये भी देखा था. If you remember what is solenoid, नहीं तो I'll tell you what is a solenoid. Solenoid हमारे पास एक rod होता है और इस rod पे, this is core basically, इस core पे you have windings. So this is a core, cylindrical core, and then on this you have winding. You have windings like something like this. So this is a solenoid. If you remember, such kind of structure is called as a solenoid. ऐसा था वो, right? फिर हमने यहाँ से करंट इनपुट किया था और यहाँ से करंट एग्जिट भी होता है. एंड इफ यू रिमेम्बर कि इस सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का हमने वैल्यू फाइंड किया था at the axis of solenoid, if you remember, and the value turns out to be mu 0 ni. Okay, or if you want I can say the length of solenoid हम लोग L ले लेंगे, small l. So let's say length of solenoid is small l, small l. Okay, good. Sure, just a minute. And let's say this coil has n number of turns. तो ये जो हमारे पास सोलेनॉइड है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है और द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इज phi b. तो टोटल फ्लक्स इज n into phi b. ऑलराइट, गुड. एंड मैंने कल ही बताया था आपको, वी हैव सीन दिस, दैट टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा. तो n phi b इज इक्वल टू एल आई. ये जो l होता है इसको बोलते हैं इंडक्टेंस, राइट, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस. ऑलराइट, क्यों ऐसा, मैंने कल भी बताया था. हमारे पास एक सोलेनॉइड है, उस पे एक वाइंडिंग है और उसमें से जैसे ही करंट आप चेंज करोगे, बाय द वे, जैसे ही उसमें करंट आपने फ्लो करवाया, इफ यू पास अ करंट, सर्कुलेट अ करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. एंड एज आई टोल्ड यू, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द कॉइल इज लिंक्ड विद द कॉइल इटसेल्फ. उसका खुद का फ्लक्स उसके साथ लिंक्ड है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. जैसे मैं करंट चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा और वो फ्लक्स कॉइल के खुद के साथ लिंक है, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ. तो बाय द वे, दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक है देख रहा हूं तो दैट इज 5b, राइट. फिर दूसरे टर्न के साथ कितना है और 5b, फिर तीसरे टर्न के साथ कितना है और 5b. तो टोटल फ्लक्स linkage is n phi b, and we already know that this is proportional to current. And if you remove the proportionality sign, then you write a constant which is called as self inductance or coefficient of self induction. ये हमने कल देखा था, right? This is what we know. Good. इतना पता होना चाहिए. And you should also know the flux is equal to, this flux is equal to n into L into b bar dot d, b bar dot a bar. ये कैसे आया बता देता हूं मैं. हमने फ्लक्स लिंक्ड या फिर टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं. टोटल फ्लक्स बाय डेफिनेशन फ्लक्स क्या है, b bar dot a bar. दिस इज बाय डेफिनेशन फ्लक्स. तो दिस इज फ्लक्स, मतलब दिस इज phi b. ओके, ये है फ्लक्स थ्रू वन टर्न. टोटल टर्न्स कितने हैं, n, राइट, करेक्ट. अगर मैं मान लेता हूं n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर मीटर में, एक मीटर में कितने टर्न्स, तो n, स्मॉल n, इनटू लेंथ, दैट विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द गिवन लेंथ l. तो इसलिए
हमने ये n की जगह पे स्मॉल n इंटू l लिखा है, और हमने पहले भी ये किया था इन द चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर व्हेन वी स्टडीड सोलेनॉइड, हमें हुआ था स्मॉल n इज कैपिटल N by L, तो वही है ये, there's nothing new here. So this is number of turns in the given length L. Okay, और b bar डॉट बी a bar is flux with each turn, तो ये आ गया आपका टोटल फ्लक्स, राइट, टोटल फ्लक्स आ गया हमको हमारे पास. बट एज आई टोल्ड यू, you can write this as NLBA cos theta, but since theta is 90 degree, sorry 0 degree, cos 0 is 1, तो NLBA आएगा आपके पास ये, so you have this, right. but as you remember, सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू 0 ni, अगर आपको याद होगा तो हमने डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज म्यू 0 ni. That's why you can write down as, well, हमारे पास है टोटल फ्लक्स इक्वल टू Li, बट टोटल फ्लक्स हमने डिराइव किया NLBA, तो हमारे पास है NLBA इज इक्वल टू Li. ओके, गुड. देन हमने यहाँ पे ये डिराइव किया, व्हाट वी हैव डिराइव्ड इज NLB, B is mu 0 Ni into A. I हो जाएगा कैंसल आउट, और L को मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो L by L will turn out to be N square A mu 0, but A is nothing but area of the coil, area of the coil. So area of the coil कैसे लिखते हो, A will be pi r square, but R is diameter by 2, तो आपको मिल जाएगा L by L is equal to mu 0 n square pi r square, so मिल जाएगा mu 0 n square pi d by 2 square, मतलब d square by 4. ओके, तो you have L by L is equal to mu 0 n square pi d square by 4. ये आ गया आपका इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड. इजी इजी, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड. हम वापस एक बार डिराइव करेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, मैं वापस बता देता हूँ, प्रोवाइडेड यू नीड टू यू नो बेसिक्स. देखो ऐसा है, हमारे पास एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए. एक रॉड है, मेटालिक रॉड या एल्यूमिनियम रॉड, उस पे एक वाइंडिंग है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड. ओके, हमने पहले भी देखा कि सोलेनॉइड होता क्या है. अब सोलेनॉइड में टोटल टर्न्स n है, मैं मान सकता हूं कि सोलेनॉइड इससे भी बड़ा होगा, तो टोटल टर्न्स n है उसमें, राइट. अब जब हम लोग इस वाइंडिंग में से करंट पास करेंगे, जब करंट पास होगा, स्मॉल आई कैपिटल आई जो भी, whenever there is current through the windings of solenoid, right, there will be generation of magnetic field, मतलब there will be magnetic flux. तो ऐसा यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होने वाला है. मान लो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है. किसके साथ, खुद कॉइल के साथ. ये फ्लक्स जनरेट किसने किया था, खुद कॉइल ने किया था. ओके, राइट. अगर हर एक टर्न के साथ, with each turn, if the magnetic flux linked is phi b, मैं टोटल फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि एक गिवन टर्न के साथ, इतने एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, दैट इज phi b. और टोटल टर्न्स कितने थे, n, तो फिर टोटल फ्लक्स कितना आएगा, n into phi b. करेक्ट. हमको और क्या पता है, हमको और ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एक मीटर में कितने टर्न्स, दैट इज स्मॉल n. उसको अगर मैं L से मल्टीप्लाई करता हूं,
तो मुझे मिल जाता है कि L लेंथ में कितने टर्न्स है। तो वी गेट नंबर ऑफ टर्न्स in terms of small n and small l, where small n is number of turns per unit length and l is the length of the solenoid. 5b हमने ये फ्लक्स कैसे निकालते हैं हमको पता है, b बार डॉट a बार, तो ये आता है n l b a cos ऑफ थीटा, लेकिन थीटा होता है यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन एरिया एंड बी इज 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू एरिया, और एरिया का डायरेक्शन आप एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ही दिखाते हो। मैंने फ्लक्स बहुत बार समझाया है तो पता होना चाहिए आपको ये। तो एन एल बी ए आ गया। और आपको पता है कि टोटल फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पे बी की जरूरत पड़ेगी, और जो बी होता है सोलेनॉइड के लिए एट द सेंटर, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, ये म्यू जीरो एन आई होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1। और हमको ये भी पता है कि टोटल फ्लक्स जो है which is equal to n times of phi b, it is proportional to current through the coil। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये हमको पता है, पता होना चाहिए, राइट। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं n phi b is equal to L into I, where Li is, as you know, where Li is, L is इंडक्टेंस, I तो करंट ही है, L is इंडक्टेंस, तो फ्रॉम 1 and 2 you can say Li is equal to small n L mu 0 n I a, ये और ये कैंसिल हो गया, तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ is n square mu 0 a, which is mu 0 n square a is pi r square। तो L by L is equal to mu 0 n square pi d square by 4, because radius is diameter by 2। तो ये आपको मिल गया इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, right? And we see that inductance per unit length of the solenoid, or just inductance, is proportional to n square, and inductance is proportional to d square also। Okay, good। तो सिंपल सा केस था, it is nothing at all, it is a very simple case। So let's write it down। So let's say if a current I is passing through the windings of a long solenoid, let I be the current through the windings of through the windings of long solenoid। This current produces a magnetic flux phi v। This current produces a magnetic flux phi p in the central region, okay। If capital N are the total number of turns, are the total number of turns linked, or total number of turns
in the winding, total number of turns of the solenoid, then total flux, then total flux is given by. So total flux will be N into phi B. Then what we know is, we know that flux phi is equal to N phi B is proportional to current. Therefore, N phi B is equal to L into I, where L is constant of proportionality called as coefficient of self-induction. Coefficient of self-induction, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, right? Then what we know is also N phi B is equal to N L B bar dot A bar, where N is small n into L. N is number of turns per unit length, number of turns per unit length. L is length of solenoid. And then you have flux phi B as B bar dot A bar. Okay. Therefore, you have N phi B is equal to NL B A cos theta, and therefore you have N phi B is equal to NL B A, because theta is 0. Therefore, you have N phi B is equal to NL mu 0 Ni A. Since you already know, since magnetic field at the center of solenoid is mu 0 Ni is equal to mu 0 Ni, which is magnetic field at the center. Magnetic field at the center. Okay, equation number इसको बोल देंगे यहाँ पे. Therefore, N phi B is equal to mu 0 N square L I A. Equation 2 from 1 and 2. Mu 0 N square L I A is equal to L into I. I cancel. Therefore, L by L is equal to mu 0 N square A, right? Where L by L is inductance per unit length. Inductance per unit length. Okay. Therefore, you have L by L is equal to mu 0 N square pi R square, which is mu 0 N square pi D square by 4. Equation number 3.
So equation 3 gives inductance per unit length associated with the solenoid. Equation 3 gives inductance per unit length associated with the solenoid. Associated with the solenoid. Okay, good. Then next thing that we want to see today is, अब हमको कम से कम बहुत अच्छे से समझ गया है कि इंडक्टेंस क्या है. इंडक्टेंस क्या है, दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो. आपका पहला डेफिनेशन था इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ EMF induced in the coil due to rate of change of current in the same coil, है ना. इंडक्टेंस का सिर्फ ये एक डेफिनेशन है, पर एक और था, सेकेंड डेफिनेशन हमने कल देखा था, लास्ट सेशन में देखा था हमने, कि जब भी हम करंट पास करते हैं तो करंट डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं जाता. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैटरी है जो 10 एम्पियर का करंट ड्राइव कर सकता है. मैंने वो बैटरी कनेक्ट किया सर्किट में कॉइल के साथ, तो करंट 0 से 10 एम्पियर थोड़े समय में होगा. हो सकता है दिस टाइम इज वेरी लेस. तो फॉर एग्जांपल 0 से 0.5 हुआ, फिर 0.5 से 1 हुआ, 1 से 1.5 हुआ, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो क्या होगा कि जैसे जैसे करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. और ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब करंट इंड्यूस होगा. और ये जो इंड्यूस करंट है, ये ओरिजिनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो उसको अपोज करता है. करेक्ट, राइट. तो हमको मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश करने के लिए वर्क डन करना पड़ा था, और हमने कल उस वर्क डन का फॉर्मूला भी डिराइव किया था. अगर आपको याद होगा तो हाफ एल आई स्क्वायर ऐसा वर्क डन का फॉर्मूला आया था, राइट. तो इंडक्टेंस इज ट्वाइस द वर्क डन, ऐसा भी हमने एक डेफिनेशन कल बनाया था, न्यूमेरिकली ट्वाइस द वर्क डन. गुड. अब ऐसा हो सकता है, जैसा होता है, जैसे हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, वैसे हमारे पास n नंबर ऑफ इंडक्टेंसेस होंगे, मतलब n नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे. और जैसे हम रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में कंबाइन करते हैं, लगाते हैं, वैसे हम इंडक्टेंसेस को भी सीरीज और पैरेलल में लगा सकते हैं. तो अब हमको ये देखना है इंडक्टेंसेस इन सीरीज और पैरेलल, और ये हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं, वी जस्ट मेंशन डाउन द फॉर्मूलाज. इंडक्टेंसेस इन सीरीज और पैरेलल. तो इजी है ये. जैसे रेजिस्टेंस का होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, वैसे ही इंडक्टेंसेस का होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टोटल इंडक्टेंसेस L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3 एंड सो ऑन, राइट. ओके, सो दिस इज इट. हमको सिर्फ इतना मेंशन करना है, राइट. If several inductances are connected in series or in parallel, then the total inductance is defined by the following relation. If several inductances are connected
in series or in parallel, then the total inductance then the total inductance is given pi. So it is given pi L total, which is equal to L1 plus L2 plus L3. This is for series combination. So is given by first A for series combination, B for parallel combination, for parallel combination 1 upon L total is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3 and so on. So these are inductances in series and parallel combination. Okay, then हमको देखना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने ये कल ऑलरेडी कर लिया है. इफ यू रिमेंबर, yesterday we derived equation for work done, which was half Li square, and that was stored in the form of energy. मैंने बताया था, right? But your book has given it again, तो मुझे वापस बताना पड़ेगा. Energy stored in a magnetic field, in a magnetic field. तो अगर आपको याद होगा, ये मैंने कल ही लिया है, in the last session I mean. So in the last session, while taking this, मैंने आपको ये बताया था, हमारे पास एक कॉइल है. इस कॉइल में से हम लोग करंट पास करेंगे. ये करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा. तो ये जो करंट है ये फ्लक्स जनरेट करेगा, और ये जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है. करेक्ट. अगर करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम पे जा रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना. जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, बराबर. और इंड्यूस होता है ईएमएफ मतलब करंट इंड्यूस होता है, और वो जो करंट है, इंड्यूस करंट है, वो ओरिजिनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में होता है. मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को ही अपोज कर रहा है, राइट. हमने ये देखा था, व्हाट इज द वर्क डन dw in small time dt against this opposing field. क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट ओरिजिनल करंट को अपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी तो करंट सर्कुलेट होने वाला है ना. करंट सर्कुलेट होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश होगा. मैग्नेटिक फील्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए वर्क डन करना पड़ा. हाउ मच इज द वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt? इट वाज e I dt. This is small work done. What is total work done?
total work done is, well, by the way, total work done is zero value of current to maximum value of current dw, right? But if you remember, आपको पहले तो सबसे पहले आपको what you will have to do is, ये जो dt है या फिर ये जो I है, मतलब ये जो इक्वेशन है, इसको आपको इन टर्म्स ऑफ डी आई लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट 0 से I तक जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था, बट E इज नथिंग बट माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये कैसे आया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट फ्लक्स EMF induced is minus rate of change of flux linked with the coil minus flux linked with the coil was L into I। ये भी बहुत बार हमने किया है, phi is Li, phi is Li, बहुत बार हुआ। तो इसलिए हमको मिल गया यहाँ पे E is equal to minus L di by dt। ओके, therefore ये आपका आएगा dw is equal to E, that is minus L di by dt, I dt 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 cancel, तो ये minus L I di, this is small amount of work done in small time dt। तो इंटीग्रेशन ओवर 0 टू टोटल करंट I मान लेते हैं, मैक्सिमम करंट dw इज Li di, फिर L कांस्टेंट है तो आउटसाइड, फिर हमने इंटीग्रेशन I di किया था 0 टू I, तो ये हमें आता है माइनस L I square by 2 0 to I। Therefore we will have work done W as minus L I square by 2। फिर हमने बोला था मैग्नीट्यूड वाइज न्यूमेरिकली दिस इज इक्वल टू L I square by 2, correct? This work done is form of energy which can neither be created nor be destroyed। तो ये work done कहाँ गया? This work done is stored in the form of energy in the magnetic field। ओके, तो ये हमने कल ही डिराइव किया था ऑलरेडी, राइट? तो वी डोंट हैव टू पुट डाउन थिंग्स अगेन बिकॉज ये हमने कल ही किया था, राइट? सो वी जस्ट नीड टू नो दैट दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो ऐसा है, बहुत सिंपल सा केस है। तो what I am going to do is I'm just going to put the theory from the last session here। All right, so I have pasted the notes over here from the last session, क्योंकि last session में हमने ये already करके रखा था, we have already derived this। okay, so I'll just make a quick revision again। I told you, जैसे ही आप एक कॉइल लेते हो, कॉइल में से करंट पास करते हो, इस करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी, मतलब करंट की वैल्यू चेंज होगी, मतलब फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा, और दैट विल इंड्यूस एन ईएमएफ। और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो करंट इंड्यूस करेगा, और जो करंट इंड्यूस हुआ है वो ओरिजिनल करंट को अपोज करेगा, मतलब ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। इस अपोजिशन के बावजूद भी एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट स्टैब्लिश हो पा रहा है, तो वो होने के लिए वर्क डन करना पड़ा होगा, एंड दैट वर्क डन वाज गिवन बाय E I dt, and E is minus d phi by dt I dt, and this is equal to minus L di by dt I dt। cancel cancel, so small amount of work done in small time dt to increase the current by small value di is L I di।
फिर टोटल वर्क डन टू टेक करंट फ्रॉम जीरो वैल्यू टू सम मैक्सिमम वैल्यू I0 या फिर I जो भी बोलो, डजंट मैटर रियली, इट इज इंटीग्रेशन और ओवर ऑल स्मॉल वर्क डन, मतलब 0 से 0.5 किया करंट, वर्क डन करना पड़ा, 0.5 से 1 हुआ तो वर्क डन करना पड़ा, 1 से 1 पॉइंट हुआ तो वर्क डन करना पड़ा। तो ये इंटीग्रेट करते करते आप 0 से करंट की वैल्यू मैक्सिमम पर ले जा सकते हो, और देन दिस विल बिकम हाफ एल आई जीरो स्क्वायर। फिर आप न्यूमेरिकली लिखोगे तो आप हाफ की वैल्यू हटा दोगे, एज फिर आप बोलोगे कि दिस energy, this work done is stored in the form of energy in the magnetic field mu b. So this work done is stored in the form of energy in the magnetic field, which is mu ub, not mu b, ub. Correct. So ऐसा है, this energy is stored, this work done is the energy of the circuit, या फिर this work done is stored, this work done is stored, कहाँ पे स्टोर हुआ ये वर्क डन, ये स्टोर हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। सो दिस वर्क डन इज द एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड which is UP. Okay. Then नेक्स्ट टॉपिक में हमको निकालना है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो हमको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो मैं क्विकली आज बता देता हूँ एंड टुमारो विल रिवाइज एंड राइट डाउन। ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है, या ये जो वर्क डन है, या ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोलेनॉइड में, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने सोलेनॉइड लिया था, सोलेनॉइड पे वाइंडिंग लिया था, इस सोलेनॉइड का लेंथ L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। ओके, तो ये जो एनर्जी है, ये जो वर्क डन है, ये पूरे के पूरे सोलेनॉइड में स्टोर हो गया। हमको देखना है सोलेनॉइड के यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है। रिमेंबर दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। I want to see, we want to see how much is the energy per unit volume. Unit volume में कितना? This is what we want to see, right? तो क्या करेंगे हम लोग? टोटल एनर्जी लेंगे, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव मी एनर्जी डेंसिटी। बट सोलेनॉइड का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू एन, क्योंकि सोलेनॉइड इज ए सिलेंडर, ए इंटू एन, राइट। और हमको पता है ये जो हमने UB लिखा है वो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, दैट इज हाफ LI स्क्वायर अपॉन A बाई L, ये A बाई L एज इट इज, और ये है UB। गुड, फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल UB एज हाफ L बाई L and I square by A. Then if you remember, this L by L is inductance per unit length, और हमने वो डिराइव किया है आज। इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ याद होना चाहिए, अभी अभी डिराइव किया था इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये इक्वेशन आपका म्यू जीरो एन स्क्वायर ए, तो ये आप लिखोगे म्यू जीरो एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर बाय ए, ए कैंसल, राइट। तो ये आपके पास आ गया हाफ म्यू जीरो एन स्क्वायर ए स्क्वायर आई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी। मैं एनर्जी डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही तो स्टोर हुआ था वो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, म्यू जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि नीचे आया 2 म्यू जीरो, और ये आपको पता है म्यू जीरो एन आई
का स्क्वायर, this is nothing but magnetic field square upon 2 mu 0 because B square was magnetic field of solenoid mu 0 Ni. This was magnetic field at the center of solenoid. तो ये आपको मिल गया एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड या फिर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव, बहुत सिंपल था। सो ये जो है हम लोग इन द नेक्स्ट सेशन वी विल रिवाइज एंड वी विल राइट इट डाउन अगेन।